एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन में आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ्स की ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास 12th स्टैंडर्ड और JEE के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास का पूरा फायदा लेना है तो एकांत में शांतिपूर्ण माहौल में बैठ कर के क्लास अटेंड करें और पूरी क्लास अच्छे से देखें। कहीं कोई मिसिंग हो तो रिमाइंड करें, ठीक है? तभी आपको उसका पूरा फायदा मिल सकेगा। तो आज का टॉपिक देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और इस समय आप सभी वेक्टर पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे हमसे जो बने नहीं हैं उनसे। एक्सरसाइज 12D का एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन है, अ वेक्टर R vector has length 21 was its direction ratio are 2, -3, 6. Find components of R vector along the axis and its direction cosine. Given that R vector make an acute angle with x axis. मतलब हिंदी में एक सदिश दिया गया है R वेक्टर और जिसकी लेंथ 21 दी गई है, ठीक है? ये है R वेक्टर। अब लेंथ दी गई है, इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ R वेक्टर का मतलब कितना है? 21 है, ठीक है? और इसके बाद इनके डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात दिए गए हैं। डायरेक्शन रेशियो का मतलब समझते हैं। डायरेक्शन रेशियो मतलब हम जनरली ABC लेते हैं, तो ये डायरेक्शन रेशियो ABC इनकी वैल्यू दी गई है 2, -3 और 6 दी गई है, ठीक है? अब कहा गया है कि फाइंड द कंपोनेंट, मतलब जो R वेक्टर है उसके घटक निकालने हैं अक्षों के साथ, ठीक है? और इनकी क्या निकालना है? दिक् कोज्याएं निकालना है, ठीक है? और साथ ही साथ ये बताया गया है कि R वेक्टर जो x एक्सिस के साथ में न्यून कोण बनाता है, ठीक है? तो कुल मिला के हमको क्या क्या निकालना है? हमको निकालना है R वेक्टर की वैल्यू निकालनी है और सेकंड क्या निकालना है? हमें निकालना है L, M और N। ये इतनी चीजें निकालना है और कंपोनेंट भी निकालना है, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दें, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स भ्रमित हो सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। जनरली जैसे हम कोई वेक्टर लेते हैं, यहाँ समझिए पहले क्वेश्चन को अलग से। मान लो कोई वेक्टर दिया गया है A वेक्टर और ये कितना हो? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है? जरा ध्यान से सुने इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इससे आप अपनी बात को अच्छे समझ पाएंगे और इसका यूज मैथ्स में आगे कर पाएंगे। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैथ्स में आप सीखते हैं और फिर उनका यूज क्वेश्चन में करते हैं। देखिए, अगर A वेक्टर की वैल्यू इतनी दी गई है तो आपसे कहा जाए कि इस A वेक्टर के दिक् अनुपात क्या होंगे, आप क्या बोलेंगे? 2, 1, 3। डायरेक्शन रेशियो कोई पूछता है तो जवाब क्या देंगे? 2, 1, 3 होंगे। समझना बात को। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए किसी वेक्टर के दिक् अनुपात 2,
2:1:3 है, डायरेक्शन रेशियो 2:1:3 है, तो वो वेक्टर क्या होगा, वो सदिश क्या होगा? आप जवाब देंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, लेकिन यह आपका जवाब क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समझना बात को, यहाँ पर हमने कहा सावधानी से समझिए। अगर कोई वेक्टर दिया गया है तो उसमें i, j और k के जो कोएफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, वो उस सदिश के क्या हैं? दिक् अनुपात कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया जाए और कहा जाए वो सदिश ज्ञात करो, वेक्टर बताओ, तो फिर इसका आप उल्टा ऐसा सही हो जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसको हम बोलेंगे जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी वेक्टर के अगर दिक् अनुपात इतने दिए गए हैं तो जरूरी नहीं है कि वो अक्षों के साथ वो वास्तव में घटक हो ही हो, क्योंकि किसी वेक्टर को लिखने का प्रारूप क्या होता है? एक्स आई कैप फॉर्मेट क्या होता है? वाई जे कैप और प्लस कितना होता है? जेड के कैप। ये एक्स वाई और जेड क्या होते हैं? ये एक्स वाई और जेड जो होते हैं वो अक्षों के साथ घटक होते हैं। जैसे देखिए, ये आर वेक्टर है, तो यहां से लेकर के ये वाली जो वैल्यू, ये क्या है? एक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ से वाई के लिए क्या होगा? वाई होगा, और ये क्या होगा? जेड होगा। मतलब क्या हुआ? किसी वेक्टर में जो आई जे के साथ लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि आई कैप क्या होता है? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होता है, और जे कैप किसका होता है? वाई एक्सिस का होता है, और के कैप किसका होता है? जेड एक्सिस का होता है। तो आई जे और के साथ जो गुणांक लिखे हुए हैं वे कोएफिशिएंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के क्या होते हैं? कंपोनेंट या घटक होते हैं। समझ रहे हैं? अब आपसे कोई कह देता है कि ये दिक् अनुपात है, तो आप दिक् अनुपात मालूम होने के बाद भी आप उसको इस रूप में नहीं बोल पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि किसी वेक्टर या लाइन के दिक् अनुपात कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे 2:1:3 लिखा है, हमने कहा नहीं भाई 2:1:3 होगा, हमने पढ़ा है, हम कहते हैं 4:2:6 है। ये देखो 4:2:6 है, इसमें हमने क्या कर दिया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है ना। दिक् अनुपात मतलब किसी भी वेक्टर या लाइन के दिक् अनुपात बहुत सारे हो सकते हैं। दिक् कोजियाएं यूनिक होती हैं, लेकिन दिक् अनुपात क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं। इस वजह से ये देख लो, यहाँ पर कहा जाए तो क्या हो सकता है? 8, 4, 12 भी हो सकता है। अब विचार करो, अगर इसके हिसाब से लिखोगे तो ऐसा आएगा, और इसके हिसाब से लिखा तो क्या आएगा? 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसके हिसाब से लिखा तो क्या जाएगा? 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप हो जाएगा। इस वजह से यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन छोटी सी बात उसने पूछी है, ये समझने के लिए स्टूडेंट को ये अंतर, ये डिफरेंस मालूम भी है कि नहीं मालूम है। मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। एक बार फिर से हम बात को रिपीट करते हैं। अगर किसी वेक्टर को दे दिया जाए तो उसके दिक् अनुपात हो जाएंगे, नो डाउट कह देंगे अपन। क्यों? दिक् अनुपात तो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और सब सही कहलाएंगे। ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये भी राइट है, क्योंकि वो मैनी हो सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियो दिया जाए और कहा जाए वेक्टर बनाओ, तो वेक्टर नहीं बना सकते अपन। वो वेक्टर जरूरी नहीं कि सही वही हो, कुछ और वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और यही बात इस क्वेश्चन में दी गई है कि आर वेक्टर का क्या है, इसकी लेंथ या मॉडुलस कितना 21 है, और डायरेक्शन रेशियो दे दिया उसने। ठीक है, अब कहता है कि वो वेक्टर बनाओ। वेक्टर बनाओ मतलब कंपोनेंट निकालो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम करते हैं।
उस वेक्टर को मान लेते हैं। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू, आपने क्या देखा, हमने कहा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या पता कौन सा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का कर दिया, कितने का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम मन से क्या कर लेते हैं, उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करके और फिर वेक्टर मान लेते हैं। अब गलत नहीं होगा। 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 6k कैप, ये मेथड पकड़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है और उसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना चाहिए, उसके साथ में लैम्डा ले लेना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरा पढ़ा जाए तो कैसा आएगा, 2 लैम्डा आई माइनस 3 लैम्डा जे प्लस 6 लैम्डा के कैप, ठीक है। अब देखें, अगर हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, रूट ऑफ पूरे का स्क्वायर करना, आई वाले का जे वाले का, मतलब 2 लैम्डा का स्क्वायर, 3 लैम्डा का स्क्वायर और 6 लैम्डा का स्क्वायर। तो लैम्डा का स्क्वायर बाहर कर लेते हैं अपन। अब 2 का स्क्वायर मतलब 4, इसका कितना 9 और इसका कितना बोलो 36, ये 49 हो जाएगा पूरा। और लैम्डा स्क्वायर का लैम्डा निकल आएगा, 49 कितना होता है 7, मतलब कितना आ गया 7 लैम्डा। हमने क्या देखा है, ये देख लो, हमको वैल्यू दी गई है मॉड ऑफ आर वेक्टर की, कितनी दी गई है 21 दी गई है। इस प्रकार से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी 21/7, कितना आ गया बोलो, आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया। समझ रहे हैं। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो यह लैम्डा की वैल्यू पर क्या करते हैं, इसमें लगा लेते हैं। इक्वेशन 1 से कितना आ जाएगा, आर वेक्टर मतलब 3 का मल्टीप्लाई लैम्डा वैल्यू मतलब 3 देना है यहाँ और 3 को अंदर भेज दो, कितना आ जाएगा 6i कैप माइनस 9j कैप और प्लस 18k कैप। ये लो निकल आया। अब ये जो x, y और z कंपोनेंट वो क्या कहलाएंगे, यही x, i कैप, j कैप और k कैप के जो कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कंपोनेंट्स आर, हिंदी में घटक क्या होंगे 6 माइनस 9 और 18, मतलब x वाला कंपोनेंट ये होगा, y वाला ये, z वाला ये हो जाएगा। क्लियर है। अब दिक् कोज्या निकालना है, बड़े आसानी से निकालो। हमने क्या बोला था, अगर दिक् कोज्या निकालना तो आर कैप लिखना अपन को। तो आर कैप क्या होगा, मोड ऑफ आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू लिखी हुई है ये 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 18k कैप होल अपॉन कितना, मोड ऑफ आर वेक्टर हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है, बस अलग अलग कर दो वही LMN हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ चाहो तो डायरेक्ट लिख लो क्लियरली स्पष्टता। L इज इक्वल टू 6/21, काटना चाहो काट लो, कटेगा, ये कटेगा, किससे कटेगा 3 से, ठीक है। फिर m इज इक्वल टू माइनस 9/21, ये भी कटेगा, किससे 3 से। फिर n इज इक्वल टू 18/21, कटेगा, किससे बोलो 3 से। हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये
डायरेक्शन कोसाइन, देखो जय निकल आई है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन आसान भले था, लेकिन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात जो हमने इस साइड में बताई, तुम लोगों को सिखाया है, ये इस बात को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। और इसका यूज आगे कभी किसी क्वेश्चन मिले तो जरूर करना है। इस क्वेश्चन से कुछ और बातें याद रखी जा सकती हैं, जैसे मान लें ये देखिए यहाँ पर ये हमने कहा कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है, इन्हीं को हम प्रोजेक्शन या प्रक्षेप भी कह सकते हैं। अगर घटक शब्द का प्रयोग ना किया जाए, कंपोनेंट का प्रयोग ना किया जाए और इसके बदले क्या बोल दिया जाए, प्रक्षेप बोल दिया जाए या प्रोजेक्शन बोल दिया जाए, तब भी हम क्या बोलेंगे, 6 - 9 18। सेकेंड बात लर्न करने की कौन सी है, इस वाले को देखें क्या लिखा हुआ है। ये हमने क्या बोला इसमें, ये क्या है, ये रियल में ये देख लो, ये L 6/21, मतलब ये अलग से है। क्वेश्चन फिनिश हो गया है, ये कुछ सीखना चाहिए हर क्वेश्चन से। तो ये कैसा है, L/6/20 में मतलब क्या है, ये L है। ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर इज इक्वल टू L इंटू आई कैप प्लस M इंटू जे कैप प्लस N इंटू के कैप। अब अगर हम क्या बोल दें, R वेक्टर इज इक्वल टू, तो कहाँ चला जाएगा ये, L इंटू मॉड ऑफ R वेक्टर आई कैप प्लस M इंटू मॉड ऑफ R वेक्टर इंटू जे कैप और प्लस N इंटू मॉड ऑफ R वेक्टर और ये K कैप। जरा ध्यान से देखिए, I का गुणांक, ठीक है, और J का और K का, ठीक है। I J K के गुणांक या कोफिशिएंट्स क्या है, L और मॉड ऑफ R वेक्टर, मतलब ये X घटक, ठीक है, और ये Y घटक, और ये क्या हुआ, ये Z घटक। मतलब हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी वेक्टर का मॉडुलस या उसकी लेंथ दी गई है और अगर हमें क्या लिखना हो, हमें लिखना हो उनके प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट, तो हमें क्या याद रखना चाहिए, x कंपोनेंट क्या होता है, L इंटू मोड ऑफ R वेक्टर, y कंपोनेंट क्या होता है, M इंटू मोड ऑफ R वेक्टर, और z वाला कंपोनेंट क्या होता है, ये होता है N इंटू मोड ऑफ R वेक्टर। समझ गए? ये बात अगर आपने समझ ली तो इसका भी उपयोग कहीं भी करें। जो चीज हम बतला देते हैं उनको आप लोगों को याद रखना है और समय पर, टाइम पर उसका यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा घटक या कंपोनेंट के बदले प्रोजेक्शन या प्रक्षेप शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर अगर प्रोजेक्शन या घटक मानने की बात आती है तो हम ऐसा करके मान सकते हैं जैसा हमने ये यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। बिल्कुल यही बात आपके एग्जाम्पल नंबर 8 में यूज की गई है, जो यह क्वेश्चन भी कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है कि बना नहीं है। चले देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है ये। इतना समझ लेने के बाद उम्मीद करते हैं सबसे बन जाएगा। द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 6 - 3 2। फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। मतलब हिंदी में किसी भी सदिश के अक्षों के साथ प्रक्षेप दिए गए हैं 6 ऋण 3 2। हमें उस सदिश की क्या निकालना है, लेंथ या लंबाई निकालना है और उसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है, ठीक है। ये है एग्जाम्पल नंबर
8। तो इसमें हमें क्या करेंगे, लेट वेक्टर इज, माना कि सदिश, सदिश क्या माना अपन ने, आर वेक्टर, सदिश क्या ले लिए हमने, आर वेक्टर। ठीक है, तो फिर गिवन में कितना हो जाएगा, गिवन में हो जाएगा अपना, ये देखिए एक्स कंपोनेंट कितना होता है, एल इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, और एम इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा कितना, -3, और एन इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर हो जाए कितना, बोलो 2। ठीक है, अब क्या कर दें, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, जिससे कि ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो जाएगा। होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ठीक है, तो देख लो, एल इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस एम इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस एन इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना, 36, 9 और 4। यहां से हम मॉड ऑफ आर वेक्टर कॉमन निकाल लेंगे, मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 49। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, जानते हो ना, 1 कर दो। अब कितना आएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो फिर मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना, 7 नहीं प्लस -7, ये लो, लेंथ कितनी आ गई, +7। रियल में लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए लेंथ के नाम पर हम कितना बोलेंगे, मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओनली 7। कितना बोलेंगे, 7 बोलेंगे। अब बात आती है किसकी, देख कोजियाओं की। बस ये इस इक्वेशन को पकड़ लो, इसमें वैल्यू लगा लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पूरा काम हो गया। ठीक है, इससे क्या आएगा बोलो, L इज इक्वल टू 6 अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, हो गया। कितना आएगा ये, इसमें कितना आएगा, 6 अपॉन 7। ठीक है, अब बन जाएगा, ऐसे ही पूरे लिख सकते हैं। ठीक है, m का भी निकाल लो और n का भी निकाल लो, आसान है क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है तुम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान है और ये बनना चाहिए था। इसमें कहा गया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लिन्ड विथ OX, OY एंड OZ if mode of R vector is given, find the total number of such vector। मतलब इसमें ये है कि हमें R वेक्टर ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, R वेक्टर की दिक् कोजियाएं, क्या बोल रहा है, R वेक्टर निकालना है, लेकिन बोलता क्या है, R वेक्टर की दिक् कोजियाएं क्या है, ये R वेक्टर x, y और z अक्षों के साथ एक बराबर कोण पर झुके हैं। ठीक है, एक बराबर कोण पर झुके का मतलब क्या होता है, गिवन L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। क्यों, क्योंकि
बराबर कोण का मतलब कितना हुआ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। और कॉस अल्फा क्या होता है, एल एम और एन। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन। अब हमें फार्मूला पता होता है कौन सा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लगा लो, सभी में तीनों इक्वल है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों क्या है, सेम है, सबको एल स्क्वायर बोल दिया हमने। तो 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो फिर l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो l इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, और अगर ये l की वैल्यू है तो यही वैल्यू हो जाएगी किसकी, m की भी, और यही किसकी हो जाएगी बोलो, n की भी हो जाएगी। क्लियर है। तो फिर कोई भी वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है, ये अभी यही पढ़ा हमने, बताया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू मोड ऑफ आर वेक्टर होता है, और एम इंटू मोड ऑफ, यहाँ आई आएगा, आई कैप आर वेक्टर, और ये जे कैप आर वेक्टर, और ये कितना बोलो, के कैप। तो आर वेक्टर को तो बाहर निकाल लो, मोड ऑफ आर वेक्टर। अब अंदर कितना, 1, एल का मतलब कितना है, प्लस माइनस 1 अपॉन √3 आई कैप प्लस माइनस 1 अपॉन √3 जे कैप प्लस माइनस 1 अपॉन √3 के कैप। ठीक है, तो देखने में तो एक सदिश है, लेकिन एक नहीं है वास्तव में। प्लस माइनस अगर अपन अरेंज करें अलग अलग, तो इसमें से 8 वेक्टर्स निकाले जा सकते हैं। ये देखिए, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस है, ये डबल लिख गया है यहाँ पर। ये जैसे तीनों प्लस लिख लिया हमने, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा मोड ऑफ आर वेक्टर, और √3 को भी अलग लिख लेते हैं, बाहर का देते हैं। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, देख रहे हैं। फिर सेकंड में क्या करेंगे, तीनों में माइनस माइनस हो गया, सेकंड आ गया। फिर और बदल लो, एक माइनस फिर प्लस प्लस, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर और क्या हो सकता है, और हो सकता है, ये देखिए, प्लस माइनस प्लस हो सकता है, माइनस प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, और भी ऐसे हो सकते हैं। टोटल कितने बनेंगे इसमें, 8 बनेंगे। कैसे, डायरेक्ट आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, क्रमचय संचय। ये प्लस और माइनस 2 साइन है, कितने साइन है, 2 साइन है, और इनको 3 प्लेस में अरेंज करना है। तो कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स कितने टाइप से, 8 टाइप से। इस प्रकार से अगर हम प्लस माइनस को यहाँ वहाँ हटा करके लिखना शुरू करेंगे, तो कुल लिखने के तरीके कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं टोटल 8। कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। और यही क्वेश्चन था कि ऐसे कितने सदिश होंगे जो अक्षों से समान कोण पर झुके हुए हैं। क्लियर है। अब देखो, ये प्रॉब्लम नंबर 7 12D की भी यही है, सिंगल लाइन में समझ सकते हैं। शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लिन्ड टू द एक्सिस OX OY OZ। मतलब सिद्ध करना है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों के साथ समान कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो हमको ये वेक्टर दिया गया है, गिवन
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे आई आर कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। तो क्या होता है ये होता है मोड ऑफ आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होल अपॉन कितना है, मोड ऑफ आर वेक्टर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। मीन्स कितना आया, 1 अपॉन √3 आई कैप प्लस 1 अपॉन √3 जे कैप प्लस 1 अपॉन √3 और कितना बोलो, के कैप। इसका मतलब क्या हुआ, एल की वैल्यू है 1 अपॉन √3 और बोलो एम की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3 और एन की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा या अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ये लो समान कोण आ गए, एंगल कैसे हैं, सेम है, मतलब बराबर कोण पर झुके हुए हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछा है किसी स्टूडेंट्स ने, यूजिंग वेक्टर्स शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी 4.1 को दिए गए हैं आर सच दैट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी पॉइंट भी दिया गया है। मतलब क्या है, 4 बिंदु ए बी सी डी दिए गए हैं, ठीक है, और सिद्ध क्या करना है कि ए बी और सी डी बिंदु पी 1 2 3 पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका हम एक हिंट दे देते हैं और क्वेश्चन आसान है, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए, इसमें ये प्रूफ करना है ऐसा अपन को कि यहाँ पर ये ए है, ये मान लो बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। वैसे 2 लाइन है तो ऐसी 2 लाइन कैसी दी गई है अपन को पता नहीं है कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती भी है कि नहीं करती, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया करती हैं मतलब ऐसी पोजीशन आएगी, और इंटरसेक्ट करती हैं तो कहाँ पर करती हैं। ये 4 पॉइंट जो हमको दिए गए हैं, ए वाला दिया गया कितना देखिए -2 3 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसा लिख लेना, ये ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। ऐसा ही बी का दिया गया है तो बी का जैसा दिया है वो लिख दिया हमने, बाकी i j k में आप लोग कन्वर्ट करके लिखना, ठीक है। फिर सी वाले में क्या है -3 और -2 -5 ये हो गया, और डी वाले को भी देख सकते हैं कितना बोलो 3 4 7। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट पी पर करते हैं जिसकी 1 2 3 है ये, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करने की बहुत सारी मेथड हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल क्या कर लें, सबसे पहले ए बी की डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन निकाल लें, ठीक है, ए बी की, और इसके बाद ए पी की भी निकाल दें। किसकी निकाल लें, ए पी की निकाल लें। अगर दोनों की इक्वल आ गई, दोनों की एल एम एन क्या आ जाती बोलो, दोनों में एक जैसी आती, तो क्या बोल देंगे कि पॉइंट पी ए बी में है कहीं ना कहीं, ठीक है। विचार करें, अगर पॉइंट पी ए बी में नहीं होता, जैसे मान लो ये ए बी है, अब पॉइंट पी यहां कहीं होता तो हम क्या कहते, ये ऐसा बोलते, ये देख रहे हैं यहां पर ये ए और ये बी, और अगर ऐसा होता पी तो ए पी की डायरेक्शन कोसाइन कैसी, ये ऐसे वाले डायरेक्शन में जा रहा है, और
ए बी की ऐसे में जा रहा है, तो इनमें एंगल कितने का है ये देख लो, मतलब इनकी डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग होंगी। लेकिन अगर पी ए बी पर ही है तो ए पी और ए बी की डायरेक्शन कोसाइन कैसी आना चाहिए, सेम आ जाना चाहिए। ठीक है, सेम आ जाएंगी। इसके बाद क्या कर देना, इसी प्रकार से दूसरे वाले को कर लेना। ये सबसे पहले क्या निकाल लेना, सी डी के लिए डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना, एल एम एन ए। ठीक है, ये वेक्टर मेथड से निकालना, कैप से, कैप की मेथड के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या निकाल दो, सीपी की भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो, एल एम एन, और ये भी कैसी आ जाए, इक्वल आ जाए। इक्वल अगर आगे, इसका मतलब क्या हुआ, पी पॉइंट जो है सी डी पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट कोई ऐसा हो जो टू लाइन में हो, मतलब ए बी में भी हो और सी डी में भी हो। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जबकि वह दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट दो रेखाओं में अगर होता है तो उसका मतलब होता है वह दोनों लाइन का क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पर दोनों पैरेलल हैं। अगर अब कोई पॉइंट P अगर पहली वाली में होगा दूसरे में नहीं होगा, और दूसरे में होगा तो पहले में नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या प्रूफ होगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन अगर दोनों में है, इसका मतलब क्या होता है, वो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था किसी स्टूडेंट्स ने हमसे, 12C का था ये। तो ये एग्जाम हमने थोड़ा सा हिंट दिया है, बाकी आप लोग सॉल्व करके देख लेना, बन जाएगा ये। क्लियर है, और क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस अच्छे से करिए, और बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन करके भेज भी नहीं रहे हैं। निश्चित रूप में उनका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। बाद में जल्दबाजी करेंगे वो, और स्कोर बहुत ही डाउन आएगा या फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो लोग बढ़िया होमवर्क अच्छे से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन भेज रहे हैं, वो लोग बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात और ये भी है, क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछे कि 3 और 4 क्वेश्चन नहीं बने हैं। पूछता कौन है, जो क्वेश्चन करके देखता है वही पूछता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करके देखेंगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा बन रहा कौन सा नहीं बन रहा है। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास हमारे निर्देशों के अनुसार आप सभी ने देखी और अच्छे से देखी, पूरा फायदा लिया, और वह आपके लिए जरूर ही उपयोगी रही होगी। अब इसकी प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन करके देखिए और होमवर्क हमारे पास भेजिए। ठीक है, तभी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कहलाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ इसी टाइम पर। तब तक अपना ध्यान रखें और खूब पढ़ें।